नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत के विभाजन के बारे में बताएंगे और साथ ही में कौन कौन भारत के विभाजन के खिलाफ है और कौन भारत के विभाजन के लिए मतदान है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अखंड भारत एक संयुक्त वृद्ध भारत की संकल्पना है, जिसका अर्थ है भारत का वह स्वरूप जो इसे खंडित होने के पहले था। यह दावा किया जाता है कि आधुनिक युग का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत एक ही राष्ट्र है। भारत के नए संसद भवन की भित्ति पर अखंड भारत का मानचित्र बनाया गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कन्हैयालाल मंडिकलाल मुंशी ने अखंड भारत का आह्वान किया, जिसका महात्मा गांधी ने समर्थन किया था और उनका मानना था कि ब्रिटेन बांटो और राज करो की नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और हिंदू मुस्लिम एकता तब तक संभव नहीं है जब तक अंग्रेज रहेंगे। साथ ही मजहर अली खान ने लिखा, खान भाई अखंड भारत के लिए लड़ने के लिए दृढ़ थे और उन्होंने प्रांत के मतदाताओं के समक्ष इस मामले को लड़ने के लिए लीग की चुनौती दी। 7-8 अक्टूबर 1944 को राधा कुमुद मुखर्जी ने दिल्ली में अखंड भारत लीडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। किंग्सले मार्टिन का मानना है कि जब अंग्रेज स्वतंत्रता के लिए सहमत हुए तो उपमहाद्वीप की एकता को नष्ट करने के लिए हिंदुओं ने मुस्लिम लीग को कभी माफ़ नहीं किया। कई हिंदू इस बात से निराश थे कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित मातृभूमि का हिस्सा भारत से अलग कर दिया गया था। हिंदू राजनीतिक संगठन भारतीय जनसंघ ने अपने लक्ष्यों में एक के रूप में अखंड भारत की स्थापना की थी। स्वतंत्रता सेनानी और हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर ने 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के 19वें वार्षिक सत्र में अखंड भारत की अवधारणा के बारे में बात की थी, जो कश्मीर से रामेश्वरम और सिंध से आसाम तक हमेशा एक और अविभाज्य है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जो भारतीय राष्ट्र और भारतीय राज्य के प्रति अभिवाजित हैं, निष्ठा और भक्ति रखते हैं, उनके साथ पूर्ण समानता का व्यवहार किया जाएगा और कर्तव्यों और दायित्वों को समान रूप से साझा किया जाएगा और जाति, धर्म या वर्ण के बावजूद उनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा। एक व्यक्ति का एक वोट या अलग निर्वाचक मंडल के मामले में जनसंख्या के अनुपात में और सार्वजनिक सेवा केवल योग्यता के आधार पर होगी। कई हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने अखंड भारत का आह्वान किया है, जैसे हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हिंदू जन जागृति समिति, भारतीय जनता पार्टी, अखंड हिंदुस्तान मोर्चा आदि। 1947 से पहले के भारत के मानचित्र में पाकिस्तान और बांग्लादेश को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है, जो पूर्व एकीकृत भारत का सीमांकन करता है। अतः अखंड भारत का उद्देश्य भारत से अलग हुए इन देशों को पुनः एक करना। अखंड भारत का निर्माण वैचारिक रूप से हिंदुत्व की अवधारणा और संगठन एवं शुद्धि के विचार से जुड़ा हुआ है। अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के मानक 7 के छात्रों का RSS पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में एक नक्शा है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और विभाजन के बाद के भारत को अखंड भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। संगठन के श्रमिक संघ की एक पत्रिका में अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और तिब्बत को भी अखंड भारत का हिस्सा दिखाया गया है। हालांकि भाजपा नेतृत्व इसे लेकर संशय में है, लेकिन संघ हमेशा से इस विचार का मुखर समर्थक रहा है। संघ विचारक की पुस्तक द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन में अखंड भारत के चिंतन के महत्व पर जोर दिया गया है। संघ के अखबार ऑर्गेनाइजर ने संचालक मोहन भागवत का एक बयान प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि केवल एक अखंड भारत और एक संपूर्ण समाज ही सच्ची आज़ादी दिला सकता है। दिसंबर 2015 में पाकिस्तान के लाहौर में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राजनयिक बैठक के भाजपा के अखिल भारतीय महासचिव राम माधव ने अल जजीरा के मेहदी हसन के साथ बातचीत में कहा कि RSS अभी भी मानता है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो केवल 60 साल पहले ऐतिहासिक कारणों से विभाजित हुए थे, लोगों की इच्छा से एक दिन फिर से एकजुट होकर अखंड भारत बनेगा। मार्च 2019 में RSS के नेता इंद्रेश कुमार ने दावा किया कि 2025 तक पाकिस्तान भारत के साथ फिर से जुड़ जाएगा। भारतीय लाहौर और तिब्बत के मानसरोवर में बस जाएंगे। ढाका में एक बार भारत समर्थक सरकार बनेगी और यूरोप संघ की तर्ज पर
एक अखंड भारत बनेगा। जुलाई 2017 में 300 इस्लामी मौलवी भारत के पुनर्मिलन का आह्वान करने के लिए पुणे में एकत्रित होकर कहा कि until and unless the borders of India are peaceful, we won't be able to achieve economical, social and educational development. Tensions at borders are leading to enormous expenditures and development work is stalled. The division made by British were unnatural, so we request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to use all military options and unite Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to make Akhand Bharat. The dream saw by Indian leaders before and after independence will come true and India will become most powerful country in the world. इसका मतलब है कि जब तक भारत की सीमाएं शांतिपूर्ण नहीं होगी तब तक हम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास नहीं कर सकते। सीमा विवादों के कारण बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है और विकास में बाधा आ रही है। अंग्रेज़ों द्वारा विभाजन असामान्य था, इसीलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि वे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को एकजुट करके अखंड भारत बनाने के लिए सभी सैन्य विकल्पों का उपयोग करें। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारतीय सेना नेताओं द्वारा देखे गए सपने साकार होंगे और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। शिवसेना जैसे हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारतीय शासन के तहत लाकर अखंड भारत की आशा को आंशिक रूप से पूरा करने की मांग की। 17 नवंबर 2020 को आरएसएस प्रचारकों ने अखंड भारत पर आधारित एक वर्ष पंजी का विमोचन किया। इस वर्ष पंजी को जयपुर में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संरक्षण ने तैयार किया था। भाजपा नेता यानी भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अखिल भारतीय महासचिव राम माधव ने भारत को एकीकरण का समर्थन किया। नवंबर 2020 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष नवाब मलिक ने मुंबई में कहा कि एनएसपी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के एकीकरण का समर्थन करती है। उन्होंने इसकी तुलना जर्मन पुनर्मिलन से करते हुए कहा, अगर बर्लिन की दीवार को गिराया जा सकता है तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ क्यों नहीं आ सकते। 2023 में भारत के नया संसद भवन में एक भित्ति चित्र का उद्घाटन किया गया जो सम्राट अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य का नक्शा था, लेकिन कई पड़ोसी देशों ने इसकी आलोचना की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ ज़हरा बलूच ने इसे संशोधनवादी एवं विस्तारवादी दृष्टिकोण का प्रतिकरण बताते हुए इसकी आलोचना की। बांग्लादेश उप विदेश मंत्री ने कहा कि इस नक्शे को लेकर विभिन्न हलकों से गुस्सा व्यक्त किया जा सकता है। इसे लेकर भिन्न नेपाली राजनेता भी चिंतित थे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने कहा, यह जिम्मेदार और जन उन्मुख शासन की अवधारणा का प्रतीक है जिसे अशोक ने अपनाया और फैलाया। अन्य भाजपा नेताओं ने इसे अखंड भारत का प्रतीक बनाया और संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, बात स्पष्ट है, अखंड भारत। अप्रैल 2004 में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक गठबंधन का आह्वान किया जो यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस और चीनी जनजातिवादी गणराज्य को चुनौती देगा। संगीतकार मेहदी हसन हमेशा अजमेर शरीफ पर जाकर भारत और पाकिस्तान के शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के लिए प्रार्थना करते थे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने पाकिस्तानी अखबार द नेशन को बताया कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक मजबूत, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिकतावादी सरकार के तहत एकजुट करने के भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त हो जाएगा। इस्लामिक आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा ने गज़वाए हिंद की कल्पना की है, जिसमें वे कश्मीर सहित पूरे भारत पर कब्जा करेंगे और पाकिस्तान को एकजुट कर भारतीय उपमहाद्वीपों में मुस्लिम शासन स्थापित करेंगे। भारत के पुनर्मिलन पर 2018 ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी की बहस में 108 ने भारत के विभाजन के खिलाफ और 76 ने विभाजन के लिए मतदान दिया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अखंड भारत चाहिए या नहीं। धन्यवाद।